अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 63 पे थे। आफ्टर परफॉर्मिंग ग्राम स्टेनिंग एंड ऑब्जर्विंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड हेल्प टू आइडेंटिफाई स्टेफ ओरियस। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमारे पास मतलब एक तो समझ आ रही है कि माइक्रो का सवाल है, ठीक है। ऊपर से हमारे पास ग्राम स्टेनिंग हुई है और उसमें ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। माइक्रो के चैप्टर में ना फर्स्ट एड में दो बड़े प्यारे प्यारे टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। मतलब पूरा एक करके, मतलब पहले उसकी ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के आगे कोकाई कौन से हैं, बेसिलाई कौन से हैं, ठीक है। जब एक दफ़ा आप उसको सही से याद कर लेते ना, फिर मैंने तो ये किया था कि मैं जब भी कोई भी जैसे क्वेश्चन पूछते थे ना, तो मैं उसकी स्टेम में देख के आंखें बंद करके याद करती थी कि अच्छा ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में आगे कोकाई वाली पैराग्राफ में, या आप कह लेंगे कोकाई वाले जो चार्ट था उसके आगे डिटेल में क्या लिखा हुआ था। अच्छा, उसमें अब जैसे यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव है, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि नेगेटिव वाले तो यहीं से आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद कोकाई है, ठीक है, और वो भी क्लस्टर्स में अरेंज है, ठीक है। अब यहाँ तक हमें पता चल चुका है कि ये स्टेफिलोकोकस की बात हो रही है, ठीक हो गया। अब स्टेफिलोकोकस में भी तो आगे जैसे हमारे पास डिफरेंट उसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब ओरियस भी होता है, इसी तरह सेप्रोफिटिकस भी होता है, ठीक है, एपिडर्मिडस भी होते हैं। उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, सारे के सारे जो स्टेफिलोकोकस होते हैं ना, वो सारे कैटालेस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सारे के सारे। लेकिन उनमें एक नया टेस्ट किया जाता है, मतलब एक अगले स्टेप पे नया टेस्ट किया जाता है, कोएगुलेज टेस्ट, ठीक है। जो स्टेफिलोकोकस ओरियस होता है ना, जो स्टेफ ओरियस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो कोएगुलेज पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। मतलब स्टेफ का आप अगर पूरी स्टेम याद करें ना हम स्टेफ ओरियस की, ठीक है, तो हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, क्लस्टर्स में अरेंज होता है, कैटालेज पॉजिटिव भी होता है और कोएगुलेज पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। जबकि जो एपिडर्मिडस और सेप्रोफिटिकस होता है, उनका यहीं पे डिफ्रेंशिएट आता है कि वो, मतलब डिफरेंस आता है कि वो कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद हाइपोकिटोइक, हाइपोग्लाइसेमिक एंड मसल hypoglycemia, sorry, and muscle weakness. Lab evaluation show low serum creatinine कार्निटीन लेवल, ठीक है, वाइल कार्निटीन पाल्मोटाइल ट्रांसफरेज इंजाइम एक्टिविटीज नॉर्मल, मतलब वो बन नॉर्मल रहा है लेकिन सीरम में उसका लेवल डिक्रीज है, ठीक है। द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग डिफेक्ट इज, अब जैसे ये हमारे पास टाइप 1 या इसकी जो टाइप 2 होता है, ये तो उसकी सेंसेस में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो मतलब ये कि बन तो वो सही रहा है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा सीरम में, तो एक ही मतलब इसमें हमें बात समझ आती है कि उसकी ट्रांसपोर्टर का इशू आ रहा है, ठीक है। तो कार्निटीन ट्रांसपोर्ट उसका मसला है, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। टू मेंटेन अ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेनेंस डोज इज कैलकुलेटेड बाय, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि मेंटेनेंस डोज का हमारे पास फार्मूला होता है कि जिस रेट पे वो क्लियर हो रही होती है बॉडी से और जिस रेट पे हमें चाहिए होती है प्लाज्मा में, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उतनी डोज देते हैं, क्योंकि हमें प्लाज्मा में उसकी एक स्टडी डोज चाहिए होती है। मेंटेनेंस डोज का ये मतलब है ना कि कंटिन्यूसली हमारे पास मेंटेनेंस का ये मतलब है कि हर वक्त जो बॉडी में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि क्लियरेंस रेट और उसका जो टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाई करके हम मेंटेनेंस डोज निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपने फार्मूला याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 है। अ पेशेंट प्रेजेंट विथ फेशियल नर्व इंजरी प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ कार्डा टेम्पेनाई। कार्डा टेम्पेनाई कौन सी फेशियल नर्व की ब्रांच होती है? वो ब्रांच जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से हमारे पास टेस्ट सेंसेशन लेके जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वुड बी प्रिजर्व, ठीक है। अगर हमारे पास ये फंक्शन डिस्टर्ब हो भी जाए, मतलब ये नर्व के पीछे से इंजरी हुई है ना, ठीक है, इसके पीछे इंजरी हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास टेस्ट सेंसेशन तो जाएंगी लेकिन एंटीरियर 2/3 की जो जनरल सेंसेशन होती हैं वो हमारे पास लॉस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो टंग की एंटीरियर 2/3 की जो जनरल सेंसेशन होती है ना, मतलब वो हमारे पास लिंगुअल नर्व के थ्रू होता है, मतलब ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, एम्फाइसीमा अफेक्ट फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बाय, एम्फाइसीमा पहले तो पता हो ये डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है कि ये हमारे पास डेड स्पेस को इंक्रीज़ कर देती है। डेड स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब ऑक्सीजनेशन तो है लेकिन परफ्यूजन ना होने की वजह से, मतलब लंग्स में, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ से डिफ्यूजन सही तरह से नहीं हो रही, मतलब गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये एनाटॉमिकल भी होती है और फिजियोलॉजिकल भी होती है। एम्फाइसीमा के केस में क्या होता है कि ये डेड स्पेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओल्ड वुमेन विथ इन्फेक्शन, ठीक है, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया एंड हाइपोक्सिया लाइकली हैज़। अब हाइपोटेंशन या टेकिकार्डिया
हाइपोक्सिया से क्या समझ आ रहा है कि ये हमारे पास शॉक की कंडीशन है, लेकिन इसके साथ इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शियस वजह है, ठीक है, या कॉज है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा शॉक हुआ, मैंने उस दिन भी चारों शॉक डिटेल में समझाए थे। ये हमारे पास सेप्टिक शॉक हुआ। मैंने बताया था कि जो जैसे कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, जैसे कोई भी एमआई पोस्ट एमआई हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास उसकी कंट्रेक्टिलिटी का इशू है या कुछ भी। हाइपोवोलीमिया में ज़्यादातर हमारे पास हेमरेज की हिस्ट्री होती है, आरटीए की हिस्ट्री होती है। न्यूरोजेनिक में भी ज़्यादातर हमारे पास स्पाइनल नर्व इंजरी, मतलब इस कोई ना कोई हिस्ट्री में ऐसी स्टेम में कोई ना कोई ऐसी बात दी हुई होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्फेक्शन है तो वो हमारे पास सेप्टिक शॉक की वजह हो गया, ठीक हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा 69 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 10-year-old बॉय विद थ्रॉट इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली ट्रीटेड विद, ठीक है, थ्रॉट इन्फेक्शन है ज़्यादा, क्या आप बता रहे हैं, मतलब फेरिंजाइटिस है, ठीक है, तो फेरिंजाइटिस को किससे हम ट्रीट करते हैं, पेनिसिलिन से या एमोक्सिसिलिन से, ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा इसका जवाब है ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 70, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट रिफ्लेक्ट विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। पता होना चाहिए वैसे तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो जितनी भी टाइप 4 होती है, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स हमारे पास को 5-5 7-7 लिखी हुई है इम्यूनोलॉजी में, ठीक है, वो आपने सारी करनी है। ये बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं, हमारे पेपर में 2 MCQs इसके आए थे, ठीक है। अच्छा अब जैसे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, ठीक है, तो ये हमारे पास सेल मेडिएटेड इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और सेल मेडिएटेड कौन सा होता है, मैंने उस दिन भी बताया था टाइप 4, ठीक है। इसी तरह पता हो कि टाइप 4 में कौन से सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट में से भी स्पेसिफिक कौन से होते हैं, CD8 सेल्स, ठीक है। ये इसमें से हर लफ्ज़ का MCQ आता है, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, एलर्जिक राइनाइटिस इज मेडिएटेड प्राइमरीली बाय विच इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस मतलब एलर्जी वाला मसला है, ठीक है। तो इसमें हमने कहा था कि कौन से सेल एक्टिवेट होते हैं, एओसिनोफिल, और इसमें अगर इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें मतलब एंटीबॉडीज़ की, तो वो हमारे पास IgE स्पेसिफिक होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अ पेशेंट प्रेजेंट विद इरिदीमा एंड पेन आफ्टर अ सुपरफिशियल थर्मल इंजरी, विच स्किन लेयर इज इन्वॉल्व इन फर्स्ट डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में हमारे पास जो सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन की वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का बर्न होगा, ठीक होगा। अच्छा उसके बाद है जी 73, अ पेशेंट डिवेलप राइट शोल्डर पेन आफ्टर कंज्यूमिंग अ फैटी फूड एंड हैज़ अ नोजिया वॉमिटिंग एंड अ नो गॉलस्टोन की हिस्ट्री है, ठीक हो गया। द रेफर्ड पेन इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर। अब होगा क्या कि यहाँ पे जैसे हिस्ट्री में फैटी फूड कंजप्शन की हिस्ट्री दी हुई है, ठीक है। अब फैटी फूड जब वो कंजप्शन होती है तो उसके बाद हमें पता है कि CCK रिलीज़ होता है इंटेस्टाइन से। CCK का क्या मतलब होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है, ठीक है। अब जब CCK रिलीज़ होता है तो वो हमारे पास गॉल ब्लैडर से, हमने पढ़ा था कि वो गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है, और इसके अलावा वो क्या करता है कि गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन ज़्यादा करता है जिससे बाइल एसिड रिलीज़ होता है। इसके अलावा जो उसका हमारे पास जो भी उसका स्फिंक्टर होता है, जैसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, ठीक है, उसको रिलैक्स करता है ताकि वो सिक्रीशन हमारे पास इंटेस्टाइन में आए। दूसरा हमारे पास क्या करता है कि वो पेंक्रियाज पे एक्ट करता है और हमारे पास उसके इंजाइमेटिक सिक्रीशन को ज़्यादा करता है। अब बात यह है कि जब CCK गॉल ब्लैडर को मतलब एक तरह से कह लें कि आप स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब जब वो स्टिमुलेट आगे गॉलस्टोन्स भी हैं इर्द गिर्द, हमारे पास इन्फ्लेमेशन भी होगी, ठीक है। अब गॉलस्टोन्स की वजह से ऑब्वियसली जो उसकी रास्ते में और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है ना, मतलब गॉलस्टोन की वजह से वो बाइल उस तरह रिलीज़ तो नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी हमारे पास उस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम को कौन सी नर्व इनर्वेट करती है, फ्रेनिक नर्व। वो फ्रेनिक नर्व की अगर हमारे पास अफेक्ट होगी उसकी वजह से राइट शोल्डर पेन होता है, ठीक है, क्योंकि यही फ्रेनिक नर्व हमारे पास रेफर्ड पेन लेके जाती है शोल्डर पेन के पास, ठीक हो गया। इसके ऑप्शन में दिया हुआ है डायफ्राम, ठीक हो गया। मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने वैसे पूरा इसका एक लफ्ज़ भी किया, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि हमारे पास फैटी फूड ले रहा है पेशेंट, ठीक है। जब वो फैटी फूड लेगा तो इंटेस्टाइन से क्या रिलीज़ होगा, CCK का काम यही है कि वो हमारे पास क्या करता है कि वो गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट कराता है, ठीक है, उससे सिक्रीशंस करवाता है, ठीक है। मतलब सिक्रीशंस का क्या मतलब बाइल एसिड रिलीज़ कराता है, ठीक है। अब बाइल साल्ट वगैरह, अब क्या होगा कि वो अपनी तरफ से तो उसको रिलीज़ मतलब उसकी कंट्रैक्शन उसी तरह कराएगा, लेकिन गॉल स्टोन्स हैं तो वो उस तरह मतलब उसको रिलीज़ तो नहीं होने देंगे, तो और ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। ये नोज़िया वॉमिटिंग इसी वजह से हो रहा है। अब इसके साथ इर्द गिर्द की जब इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, हमारे पास डायफ्राम इन्वॉल्व होगा। डायफ्राम को हमारे पास फ्रेनिक नर्व इनर्वेट करती है, और वो फ्रेनिक नर्व जब अपना रेफर्ड पेन किधर लेके जाएगी, राइट शोल्डर पेन पे। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि ये जो रेफर्ड पेन इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर, तो वो हमारे पास इसके साथ कौन सा प्रेजेंट होता है, डायफ्राम, ठीक है, जो सारा मैंने बता दिया। अच्छा 74 पे है हमारे पास, अ पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू द बैक
टिपिकल हिस्ट्री दी हुई है पेंक्रियाटाइटिस की, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की, ठीक है। आगे हाँ लैब में भी यही आ गया। सीरम एमाइलेज इज 346, ठीक है, विद एलिवेटेड ALT एंड ल्यूकोसाइट काउंट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो ये हमारे पास एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। इसके अलावा एक और सवाल इसमें पूछा जाता है कि जैसे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में ज़्यादा स्पेसिफिक कौन सा होता है, एमाइलेज या लाइपेज, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि लाइपेज हमारे पास ज़्यादा स्पेसिफिक है। अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75 ऑन रेडियोग्राफ ट्रांसवर्स कट सेक्शन स्ट्रक्चर नॉट विजिबल एट T11 बट विजिबल एट T12। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो 11 मतलब अगर एक ट्रांसवर्स कट लें, ट्रांसवर्स कट पता होना चाहिए कि किस तरह का, मतलब पूरा ऑल द वे, मतलब आप समझ लें हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब अगर कट ले रहे हैं T11 के पॉइंट पे वो नहीं है लेकिन T12 के लेवल पे वो है, ठीक है, बिहाइंड द स्टमक पूरा बताया हुआ, ठीक है। तो वो देख लेते हैं इसमें से कौन सा है। इन्फीरियर वेना क्या हुआ, तो ऑल द वे है, वो T11 पे भी होगा, T12 पे भी होगा। आयोटा भी हो गया कि वो तो मतलब पूरा है ना, ऊपर था वैसे का होता है, नीचे हमारे पास एब्डोमिनल, तो T11 मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि वो T11 पे ना हो, T12 पे आके प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। आगे पीछे वाले जो दो मतलब ऑप्शन रह गए हैं, टेल ऑफ पेंक्रियाज या स्प्लीन। जो स्प्लीन है वो तो हमारे पास बिल्कुल, हमने कहा था कि जो मतलब आई थिंक जब हम कहते होते हैं कि जब भी अगर प्लूरल फ्लूइड भी आपने एस्पायरेट करना हो तो आप T9 के नीचे ना जाएं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नीचे स्प्लीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक इसका यही मतलब है कि वो तो T11 की लेवल पे प्रेजेंट है। पीछे रह गया हमारे पास टेल ऑफ पेंक्रियाज। टेल ऑफ पेंक्रियाज वो स्ट्रक्चर होता है जो T12 के मतलब लेवल पे हमारे पास प्रेजेंट करता है, ठीक होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा ये सीधा सीधा पेरिकार्डियोसेंटेसिस का लेवल पूछा हुआ कि किस लेवल पे मतलब कौन सी अप्रोच करते हैं, ठीक है। अप्रोच को पेरिकार्डियोसेंटेसिस इज, ठीक है। तो ये हमारे पास 5th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस होती है स्टर्नल बॉर्डर के साथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्टर्नल एंगल लिखा हुआ है तो हम थोड़ा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि हम स्टर्नल एंगल ऑफ लुईस को समझ रहे होते हैं, तो वो तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है ना। तो ये हमारे पास स्टर्नल बॉर्डर की बात की गई है, ठीक है, क्लोज टू स्टर्नल बॉर्डर 5th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 77 है ECG शोइंग T वेव इन्वर्जन विद प्रोमिनेंट U वेव इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ, ठीक है। तो U वेव इन्वर्जन मतलब प्रोमिनेंट किस में होती है हमारे पास, हाइपोकैलीमिया में। हाइपोकैलीमिया के 3 स्पेसिफिक होते हैं, एक ST सेगमेंट डिप्रेशन हो रहा होता है, T वेव इन्वर्जन हो रही होती है और प्रोमिनेंट U वेव्स होती हैं, ठीक है। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि U वेव ही हर किसी में दी हो, ठीक है। आपने तीनों याद करने, एक हमारे पास ST सेगमेंट डिप्रेशन, T वेव इन्वर्जन और प्रोमिनेंट U वेव्स, ठीक हो गया। इसके अलावा हाइपरकैलीमिया का तो टिपिकल हम सबको आता है कि हाइपरकैलीमिया में टाल टेंटेटिव वेव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 78 है थायराइड डायरेटिक्स प्राइमरीली एक्ट ऑन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास किस पे एक्ट करते हैं देख लेते हैं जी। PCT पे नहीं, PCT पे तो ये नहीं एक्ट करते, ठीक है। PCT पे हमें कौन से एक्ट करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थिक असेंडिंग लूप नहीं, थिक असेंडिंग लूप पे तो हमारे पास जो लूप डायरेटिक्स होते हैं फ्यूरोसमाइड वगैरह वो एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है DCT, यस ये DCT पे एक्ट करते हैं। और आगे हमारे पास इसका चैनल भी आपको पता होना चाहिए कि ये सोडियम क्लोराइड जो एक्सचेंजर होता है या उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो नहीं होने देते, उसको इनहिबिट करवा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और थायराइड की बात यहीं पे मैं बता देती हूँ कि ये कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर एक ओस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट है और साथ उसको हाइपरटेंशन भी है तो ऐसे पेशेंट्स में हम थायराइड डायरेटिक्स प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये बात होती है। अच्छा और इसी तरह अगर गाउट वाला पेशेंट है, ठीक है, और उसमें हाइपरटेंशन हो तो उसमें थायराइड डायरेटिक्स नहीं देते क्योंकि उसमें हमें नहीं चाहिए वो, ठीक है, मतलब क्योंकि वो कैल्शियम को और ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराएगा, ठीक है, और इसी तरह वो मतलब उसको और ज़्यादा ट्रिगर करवाता है, उसके फ्लेयर्स को ज़्यादा करवा देता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 79 मोस्ट वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन अकर इन विच साइट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ADH। हमें पता है कि ADH जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है जी, वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो एक्वापोरिन इंसर्ट करता है, V2 उसके रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ पे होती है, अगर ADH प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो। ये बड़ी कॉमन सेंस मतलब वो है कि हमने जैसे एक बात पढ़ी थी कि PCT जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो 65% रीएब्जॉर्प्शन करता है,
ठीक है। हर हमने कहा था कि ग्लूकोज सारे का सारा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे बेशक वो सोडियम हो, पोटाशियम हो, वाटर हो, वो 65% प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बेशक ADH प्रेजेंट हो, बेशक ADH की प्रेजेंस में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में हो रही है रीअब्जॉर्प्शन, अगर यहाँ पे अगर स्टेम में ये भी होता ना कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, तो भी हमारे पास वो PCT इसका आंसर था, ठीक हो गया। उसको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, ADH सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड इन रिस्पॉन्स टू, ठीक है। तो ADH के बेसिकली ट्रिगर पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा वो किसको रिस्पॉन्ड करता है, तो वो हमारे पास प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से ADH ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, आपने A को करेक्ट करना है, ठीक है। ये B नहीं है, B है, लेकिन जैसे मैं उस दिन आपको बता रही थी कि हमेशा हम प्रेफर करते होते हैं ना A इज़ ग्रेटर देन B, मतलब अगर बेस्ट चॉइस पूछी जाए तो वो हमारे पास डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है। लो प्लाज्मा वॉल्यूम से भी ADH बढ़ता है, लेकिन इसका मेन ट्रिगर हमारे पास हमेशा प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होता है, ठीक है, और वो भी उसका मतलब डिक्रीज होना। इसके अलावा थर्स्ट की वजह से भी वो मतलब होता है, लेकिन नहीं मेनली हम, बल्कि थर्स्ट तो इसकी वजह से हो रही होती है, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, यही दो होते हैं मेन ट्रिगर, लेकिन इसमें इन दोनों में प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लो प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ चेस्ट पेन, मतलब एंजाइना की हिस्ट्री दी हुई है, ठीक है, एंड स्वेटिंग, ECG शोज ST एलिवेशन बट ट्रोपोनिन आर नॉर्मल, तो मतलब ये स्टेमी या एनस्टेमी तो नहीं है, ठीक है, एनस्टेमी तो वैसे भी नहीं हो सकता, वो ST एलिवेशन बताई हुई है। अच्छा, ऊपर से हमारे पास क्या है कि ट्रॉप लेवल नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, आगे दिया हुआ है कोरोनरी वेजोस्पेज्म इज सजेस्टेड, विच ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब हमारे पास ये किसकी बात हो रही है, ये वेजोस्पेस्टिक एंजाइना, या फिर हमारे पास आप कह लें जिसका दूसरा नाम हमारे पास प्रिंस मेटल एंजाइना होता है, उसकी बात की गई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोरोनरी वेसल्स एक तरह से आप कह लें कंस्ट्रिक्ट हो गई है, उनका वेजोस्पेज्म हो गया, ठीक है। तो इसमें जो प्रेफर्ड ड्रग्स होती है ना, वो मतलब जो दी जाती हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। और इसके अलावा आपको पता है इसका जो ट्रिगर फैक्टर भी पूछा होता है MCQs में, वो हमारे पास स्मोकिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को ये कहना है कि वो स्मोकिंग छोड़ दें, और दूसरी बात हमने क्या करना है, उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में भी हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन मतलब होते हैं चैनल, दो तरह के होते हैं ना, डाइहाइड्रोपेरिडीन होते हैं और दूसरे नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन, ये जो विरेपामिल और हाँ विरेपामिल और डिल्टियाज़म, ये दूसरे ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें विरेपामिल को प्रेफर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 है, एट व्हाट टेम्परेचर स्किन स्टार्ट टू फील अ बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमारे पास बर्निंग सेंसेशन आती है, ठीक है। ये तो सीधा सीधा। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास MCQs है, अ पेशेंट विद अ रीसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट डेवलप एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हुई है, वट विच सेल्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व, ठीक है। तो हमने उस दिन भी पढ़ा था, जब भी हमारे पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है या ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, तो ये हमारे पास सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, या अगर यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का पूछा होता है ना, तो वो टाइप 4 होता है, ठीक है। और इसमें सेल्स कौन से होते हैं, वही बात, T सेल्स होते हैं, T लिम्फोसाइट्स होते हैं, और उसमें भी हमारे पास CD8 सेल, या फिर हम जिसको साइटोटॉक्सिक सेल्स कहते हैं, ठीक है, वो होते हैं। अच्छा, अ पेशेंट अंडरगो अपेंडेक्टमी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस, विच हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इज़ मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हिस्ट्री में क्या दिया हुआ है, अपेंडेक्टमी हुई है पेशेंट की, ठीक है, और वजह वही एक्यूट अपेंडिसाइटिस था, ठीक है। तो आपने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिमेन को भेजा है, तो उस पर क्या है, ठीक है। तो इसमें इसकी अपेंडेक्टमी की ना मतलब स्पेसिफिक की इन्फॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं कि TB में हमारे पास ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, जो कैशियस नेक्रोसिस उसमें हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है वो सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है। सुपरेटिव में हमारे पास साथ वो इन्फेक्शियस कंपोनेंट भी होता है, और साथ हमारे पास उसका आप कह लें कि इन्फ्लेमेटरी मतलब सीरियस कंपोनेंट भी, तो उसको सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक होगा, ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्निया अकरिंग बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट इज आइडेंटिफाइड, बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास फेमरल हर्निया की बात की गई है, ठीक है। फेमरल हर्निया का एक और MCQ आता है कि ये ज़्यादा कॉमन किस में होता है, तो ये फीमेल्स में कॉमन होता है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट टाइम पे हम आगे चलते हैं, लेकिन वैसे मैं बता देती हूँ, एक और सवाल आता है कि मोस्ट कॉमन हमारे पास जो हर्निया होता है ना, वो
इंग्वाइनल हर्निया होता है, ठीक है। और इंग्वाइनल हर्निया में से अगर पूछा जाए तो ज़्यादा कॉमन हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, ठीक है। जिसकी उस दिन हमने एक बात पढ़ी थी कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लेटरल मतलब प्रेजेंट करता है, ठीक है। वो उसके रेफरेंस से हमने पढ़ा था उस दिन, ठीक है। अच्छा, इसकी स्टेम में अगली बात क्या लिखी है, विच फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हर्निया, ठीक है। तो आपको उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। उसकी वॉल जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो हमारे पास पेक्टिनियल लाइन या जिसका दूसरा नाम हमारे पास फेशिया का आता है, ठीक है, वो होती है, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री होती है, ये पता होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट MCQs, ठीक है। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रीनल ट्यूमर, ठीक है, एक पेशेंट है उसको रीनल ट्यूमर हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, वाज ऑन कीमोथेरेपी, प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग इन यूरिन, मतलब हिमाचूरिया के साथ आया, कॉजेटिव एंटी कैंसर ड्रग है। अच्छा, एक हमारे पास ना हीम के लास्ट में एक अब कीमोमैन बना हुआ है, ठीक है, उसमें हर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट बताया वो लाजमी आपने पढ़ना है, ठीक है। अब ये सारी जो ड्रग्स हैं ना, जैसे सबसे पहले हमें साइक्लोफॉस्फेमाइड है, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड बहुत मशहूर है हमारे पास हेमरेजिक सिस्टाइटिस के लिए। इसमें पता है क्या होता है कि ब्लैडर से हमारे पास क्या होता है कि ब्लैडर के जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल लाइसिस स्टार्ट उनकी हो जाती है, मतलब वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से साइक्लोफॉस्फेमाइड यूज़ हो रही होगी, जिसकी वजह से वो हमारे पास हिमाचूरिया के साथ आया है, ठीक है। और कोई भी नहीं बनती, बाकियों का मैं बता देती हूँ, जैसे सिस्प्लेटिन है, ठीक है। तो सिस्प्लेटिन क्या करता है, इसमें हमारे पास ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है या नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। ब्लियोमाइसिन और जो मेथोट्रेक्सेट दोनों हैं, ये दोनों हमारे पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस करते हैं। तो अगर पेशेंट ये ले रहा होगा तो उसकी टिपिकल हिस्ट्री होती है कि वो हमारे पास आया है मतलब कफ के साथ आया है, ठीक है, उसकी एक्सरे कराई है, उस पर पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हिस्ट्री आती है इसकी, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, विच एक्वापोरिन चैनल इज प्रेजेंट इन रीनल कलेक्टिंग डक्ट अंडर ADH कंट्रोल। तो ये हमने अभी पढ़े थे कि ये एक्वापोरिन 2 को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके रिसेप्टर्स बताऊँ कि ADH के ना 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक V1 होता है, एक V2 होता है। जो V1 रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो इसके वेसल्स पे होते हैं, ठीक है। और जो इसके V2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे होते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे, जिनके थ्रू ये एक्ट करता है और फिर एक्वापोरिन 2 चैनल्स को इंसर्ट करता है एपिकल साइड पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकें। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करते हैं इंशाल्लाह।